नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी इस्लामिक देश तुर्की की, जो बैक टू बैक आए भूकंप के बाद तबाही के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। तमाम सवालों के जवाब आपको हमारे इस खास कार्यक्रम में मिलेंगे। सबसे पहला सवाल, भारत का तुर्की में ऑपरेशन दोस्त कैसा रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीआरएफ जवानों से क्या कहा? पाकिस्तान ने तुर्की को मदद के नाम पर कैसे धोखा दिया? क्या होता है सिस्मिक जोन, कितने जोन होते हैं ये भी बताएंगे। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश किस जोन में आता है, इस पर भी रहेगी नजर। हिमाचल प्रदेश भूकंप के लिहाज से कितना सुरक्षित, कितना असुरक्षित, इसको भी आपको बताएंगे। एक जलजला आया और चारों तरफ देखा तो सिर्फ मलबा ही मलबा। ना जाने कौन से कोने बचे होंगे जहां लोग छिपे होंगे, ना जाने कितने मासूम होंगे जो मलबे के नीचे सांस ले रहे होंगे, मदद की गुहार लगा रहे होंगे। तुर्की और सीरिया में एक के बाद एक भूकंप ने हंसते खेलते देश को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। क्या है तुर्की में भूकंप से ताजा हालात, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कहते हैं कि मौत जब आती है तो वो संभलने का भी मौका नहीं देती है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। तुर्की में भूकंप के झटकों ने हजारों जिंदगियां एक झटके में खत्म कर दी। हालात ऐसे हो गए कि किसी किसी के परिवार में आंसू पोंछने वाले भी नहीं बचे हैं। जो बचे हैं उनमें अब जीने की तमन्ना नहीं बची है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस भयावह भूकंप ने लाखों लोगों को ऐसा दर्द दिया जिसे भूले नहीं भुलाया जा सकता है। इस भूकंप ने शहरों, गांवों में कई आशियाने भी उजाड़ दिए। भूकंप के बाद जीवित बचे लोगों का संघर्ष अभी भी जारी है। लोग जो अनुभव साझा कर रहे हैं, जिसे सुनकर आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। 3 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। पहली वीडियो में सबसे खौफनाक मंजर देखिए, कैसे चंद सेकंड में इतनी ऊंची इमारत गिर गई। दूसरी वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप के बाद शहर की हालत कैसी हो चुकी है। तीसरी वीडियो में आप ये एरियल नजारा देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि तुर्की में भूकंप ने किस हद तक तबाही मचा डाली है। तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से मरने वालों की संख्या हर घंटे बढ़ती जा रही है। पुरानी कहावत है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, बल्कि इमारतें लोगों को मारती हैं। तुर्की का मामला ऐसा ही है, जहां ज्यादातर इमारतें सदियों पुरानी हैं और घटिया सामग्री से बनी हैं। ऐसी तमाम इमारतें इस भूकंप में ताश के पत्तों की तरह ढह गईं और कल तक जो हजारों हंसते खेलते परिवारों की ढाल थी, आज वही उनके लिए काल बन गई। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तालियों की गूंज, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में प्यार। तुर्की से कुछ इसी तरह एनडीआरएफ टीम की विदाई हुई। इस संकट के समय तुर्की और सीरिया में सबसे पहले मदद पहुंचाने वालों में भारत शामिल था। भारत ने दोनों देशों में पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया। भारत ने तुर्की और सीरिया में भारी मात्रा में राहत सामग्री भेजी और मोबाइल अस्पताल भी चलाया। रात की बात यह कि भारत और तुर्की के बीच संबंध कभी सामान्य नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद भारत तुर्की की मदद करने से पीछे नहीं हटा। ऑपरेशन दोस्त को अंजाम देकर भारत लौटी एनडीआरएफ टीम। तुर्की एयरपोर्ट पर गूंजी तालियों की गड़गड़ाहट। भारत की मदद के बाद क्या बदलेंगे तुर्की के तेवर? तुर्की में आए भीषण भूकंप में मददगार बन पहुंची भारत की एनडीआरएफ का ऑपरेशन दोस्त पूरा हो चुका है।
अब भारतीय टीम वहां से रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पहुंची तो उनको भव्य विदाई देने के लिए सैकड़ों स्थानीय लोग जमा थे। इन लोगों ने चेहरे पर मुस्कान के साथ तालियां बजाकर भारतीय टीम को धन्यवाद दिया। कुछ ऐसा ही नजारा तुर्की के इस्केंडरन में भारतीय सेना के मेडिकल टीम की विदाई के दौरान भी देखने को मिला। इस दौरान टर्किश लोगों ने भारतीय सेना के 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए जमकर तालियां बजाई। तुर्की और भारत के संबंधों में इन दोनों घटनाओं को मील का पत्थर माना जा रहा है। भूकंप के बाद मदद करने पहुंची एनडीआरएफ और सेना के फील्ड हॉस्पिटल की टीम ने सैकड़ों टर्किश लोगों की न केवल जान बचाई बल्कि हजारों की संख्या में घायल लोगों का इलाज भी किया। बड़ी बात ये रही कि इस मदद के लिए भारतीय टीम ने वहां की सरकार पर निर्भर न होते हुए सारा सामान खुद लेकर गई थी। रही बात मेडिकल सप्लाई की तो उसे भारत से लगभग रोजाना विमानों के जरिए तुर्की पहुंचाया गया। ऐसे में जब भारतीय एनडीआरएफ की टीम तुर्की से वापस आने के लिए एयरपोर्ट पहुंची तो वहां की आम जनता ने ताली बजाकर धन्यवाद दिया। भारतीय सेना के मेडिकल टीम का भी टर्किश लोगों ने ऐसे ही विदाई दी। अब इस रोमांचक घटना के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भारत और तुर्की के बीच सामान्य संबंध कभी नहीं रहे। भारत ने हमेशा तुर्की की मदद की। भारत को तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमेशा धोखा दिया है। तुर्की ने संसद में कश्मीर पर कमेटी बनाकर भारत के खिलाफ कदम उठाया था। इन सब के बावजूद भूकंप से बेहाल तुर्की को जब मदद की दरकार पड़ी तो भारत ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और एनडीआरएफ को राहत और बचाव कार्य के लिए भेजा। उम्मीद है कि शायद अब तुर्की को अक्ल आ जाए। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तुर्की और सीरिया में राहत और बचाव अभियान का हिस्सा बने एनडीआरएफ जवान, सेना की मेडिकल टीम, वायुसेना की टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर मुलाकात की। इस मौके पर पीएम मोदी ने इन जवानों की हौसला अफजाई करते हुए इनके काम की तारीफ भी की। यहां तक कि पीएम तुर्की से इन जवानों के साथ लौटे डॉग स्क्वाड के सदस्यों के काम की भी सराहना की। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तुर्की में भयानक भूकंप के बाद मदद के लिए गए एनडीआरएफ के जवानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की, जहां पीएम मोदी ने उनके काम की जमकर सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि जब परिवार का कोई सदस्य मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना भारत का कर्तव्य है। यहाँ तक कि पीएम ने तुर्की से इन जवानों के साथ लौटे डॉग स्क्वाड के सदस्यों के काम की भी प्रशंसा की। आप सब मानवता के लिए एक बहुत बड़ा काम करके भारत का नाम रोशन करके लौटे। ऑपरेशन दोस्त से जुड़ी पूरी टीम, एनडीआरएफ हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो या हमारी दूसरी सेवाओं के साथी हो, सभी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और यहां तक कि हमारे बेजुबान दोस्तों डॉग स्क्वाड्स के सदस्यों ने भी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2001 में गुजरात में आए भूकंप को भी याद किया, जब भुज में पूरा अस्पताल ढह गया था और ऐसे में बचाव और राहत कार्य चुनौतीपूर्ण हो गया था। जब गुजरात का भूकंप आया तो मैं बहुत लंबे समय तक वहां एक वॉलंटियर के रूप में बचाव कार्यों में
जुड़ा था। मलबा हटाने में जो दिक्कतें आती हैं, मलबे में लोगों को खोजना कितना मुश्किल होता है, खाने पीने की दिक्कत कितनी होती है, दवाइयों से लेकर अस्पताल की जो जरूरत होती है। और मैंने तो देखा था भूज का तो पूरा अस्पताल ही ध्वस्त हो गया था, यानी पूरी व्यवस्था ही तबाह हो चुकी थी, और उसका मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है। वहीं एनडीआरएफ की कोशिशों की तारीफ के साथ साथ पीएम मोदी ने ये भी अपील की कि एनडीआरएफ अपनी क्षमताओं का विस्तार करते रहे ताकि ये दुनिया की सबसे अच्छी बचाव और राहत टीम बने। आपकी तैयारियां को लेकर देश आश्वस्त है, लेकिन हमें यही नहीं रुकना है। हमें आपदा के समय राहत और बचाव के अपने सामर्थ्य को और अधिक बढ़ाना है। हमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राहत और बचाव दल के रूप में अपनी पहचान को सशक्त करना होगा। और इसलिए मैं जब आपसे बात कर रहा था तो लगातार पूछ रहा था कि अन्य देशों के लोग जो आए थे, उनका वर्क कल्चर, उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, उनके इक्विपमेंट, क्योंकि ट्रेनिंग जब फील्ड में काम में आती है तो शार्पनेस और बढ़ जाती है। भारत ने तुर्की और सीरिया के अलग अलग हिस्सों में 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप के बाद दोनों देशों को सहायता देने के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था, जो पूरी तरह से सफल रहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एनडीआरएफ के जवानों से बातचीत कर उनकी हौसला अफजाई की। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात जरा पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी कर लेते हैं, जो तुर्की हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, जिसने कश्मीर से लेकर बाढ़ संकट तक पाकिस्तान को मदद की। उसी तुर्की को पाकिस्तान ने ऐसा धोखा दिया जिसकी शायद तुर्की ने कल्पना भी नहीं की होगी। पाकिस्तान ने तुर्की को जो राहत सामग्री भेजी, उसका राज वहीं के एक पत्रकार ने खोलकर रख दिया। क्या है पाकिस्तान की ओर से तुर्की को भेजी गई राहत सामग्री के पीछे राज की बात? जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। शेखी बघारने में पाक ने करवाई अपनी फजीहत। मदद के नाम पर पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत। तुर्की की मदद तुर्की को ही भेजी वापस। हिंदी में एक कहावत है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। ये कहावत इन दिनों पड़ोसी पाकिस्तान पर सटीक बैठती है। लगातार गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार इंटरनेशनल फोरम पर कटोरा लेकर डॉलर तलाशने में जुटी है, तो दूसरी ओर शेखी बघारने में भी पीछे नहीं रहना चाहती है। इस चक्कर में पाकिस्तान लगातार अपनी फजीहत भी करवाता रहता है। ताजा मामला तुर्की का ही देख लीजिए, जहां आए भीषण भूकंपों के बाद से भारी तबाही हुई है। तुर्की में भूकंप के तत्काल बाद जब दुनिया भर के कई देशों ने पीड़ितों की मदद के लिए राहत का सामान भेजने की घोषणा की, तो पाकिस्तान भला कैसे पीछे रहता। मगर अब सामने आया है कि पाकिस्तान ने मदद के नाम पर तुर्की को वही पुराना सामान वापस भेज दिया है जो कुछ समय पहले भयंकर बाढ़ के वक्त पर तुर्की ने लोगों की मदद के लिए पाकिस्तान भेजा था। भूकंप की तबाही से जूझ रहे तुर्की को पाकिस्तान ने राहत सामग्री भेजी, जिसमें 21 कंटेनर भेजे गए थे, जिसमें टेंट, कंबल और अन्य आवश्यक सामान शामिल था। जब इस राहत सामग्री को खोलकर देखा गया तो पता चला कि यह सामान पाकिस्तान को तुर्की की तरफ से ही भेजा गया था। दरअसल बीते दिनों पाकिस्तान में आई बाढ़ के बाद तुर्की ने उसे राहत सामग्री भेजी थी, जिसे दोबारा से पैक करके पाकिस्तान ने तुर्की को भेज दिया। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट शाहिर मंजूर ने एक समाचार चैनल में यह दावा किया है।
अब पाकिस्तानी पत्रकार के ताजा खुलासे के बाद शहबाज शरीफ की सरकार के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। पाकिस्तान खुद आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, ऐसे में मदद का सवाल तो उठता ही नहीं, लेकिन मदद करने के लिए आगे भी आया तो ऐसा काम कर दिया कि सारे जग में उसकी हंसाई हो रही है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भूकंप की जब बात होती है तो एक टर्म आपने बार बार सुनी होगी, वो है सिस्मिक जोन। राज की बात यह कि सिस्मिक जोन का मतलब होता है जहां भूकंप आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। भारत में कुल कितने सिस्मिक जोन हैं? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश किस जोन में आता है? जानने के लिए यह रिपोर्ट जरा आप देखें। तुर्की में आए महाविनाशकारी भूकंप में अब तक हजारों लोग काल के गाल में समा चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जो मन में आता है वो ये है कि भारत भूकंप के प्रति कितना संवेदनशील है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले सीस्मिक जोन को समझना होगा। दरअसल सीस्मिक जोन का मतलब है उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र, यानी वो जगह जहां भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। भारत में भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे 2 से लेकर 5 तक के जोन में बांटा गया है। एरिया के स्ट्रक्चर के आधार पर इलाके को भूकंप की दृष्टि से खतरनाक और कम खतरनाक जोन में विभाजित किया जाता है। अब चलिए आपको मैप के जरिए आसान ढंग से समझाते हैं कि किस सीस्मिक जोन का क्या मतलब है और कौन से इलाके किस सीस्मिक जोन में आते हैं। सीस्मिक जोन 5 को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। यहां 8 से 9 की तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है। इसमें देश का पूरा पूर्वोत्तर इलाका, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, उत्तराखंड के कुछ इलाके, गुजरात का कच्छ, उत्तर बिहार, अंडमान निकोबार द्वीप भी इसी जोन में शामिल हैं। सीस्मिक जोन 4 को भी काफी खतरनाक माना जाता है। जोन 4 में भूकंप की तीव्रता 7.9 से 8 तक हो सकती है। इस जोन में दिल्ली एनसीआर के इलाके, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का उत्तरी इलाका, गुजरात का कुछ हिस्सा, पश्चिम तट से सटा महाराष्ट्र और राजस्थान का इलाका आता है। सीस्मिक जोन 3 में भूकंप की तीव्रता 7 या उससे कम होती है। यहां 7 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है। केरल, गोवा, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के कई इलाके इस जोन में आते हैं। चेन्नई, मुंबई, भुवनेश्वर, कोलकाता और बेंगलुरु को भी जोन 3 में रखा गया है। अब बात करते हैं सीस्मिक जोन 2 की। इसे बेहद कम खतरनाक जोन माना जाता है। यहां 6 और उससे कम की तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है। जोन 2 में राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा आता है। इसके अलावा तिरुचिरापल्ली, बुलंदशहर, मुरादाबाद, गोरखपुर, चंडीगढ़ जैसे शहरों को भी इसी जोन में रखा गया है। तो देखा आपने, भारत में भी कई राज्य भूकंप के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील है। अगर राजधानी शिमला की बात करेंगे तो यहां कई ऐसे इलाके हैं जहां अगर बड़ा भूकंप आए तो काफी तबाही मच सकती है।
ऐसे इलाकों की हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर समीक्षा की। ये रिपोर्ट आप देखें। पूरी दुनिया इस समय तुर्की और सीरिया में भूकंप से हुए विनाश को देखकर सिहर रही है। देवभूमि हिमाचल में भी भूकंप आते रहते हैं। भूकंप के लिहाज से हिमाचल सबसे संवेदनशील क्षेत्र में आता है, जहां हर साल दर्जनों भूकंप आते हैं। आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियां मानती हैं कि हिमाचल में अगर तुर्की जैसा भूकंप आया तो यहां भारी विनाश होगा। भूकंप की दृष्टि से हिमाचल चौथे और 5वें जोन में आता है। वर्ष 2022 में छोटे और मध्यम किस्म के 53 भूकंप आए। वर्ष 2023 में अब तक 8 बार हिमाचल में भूकंप आ चुका है। इसके अलावा राजधानी शिमला जिले के कुछ क्षेत्र अति संवेदनशील हैं। शिमला की बात करें तो यहाँ काफी सघन आबादी वाले एरिया हैं, जैसे संजौली, लोअर बाजार, बालूगंज और चक्कर। इन इलाकों में बहुमंजिला इमारतें हैं, जिनमें कई पुरानी इमारतें भी शामिल हैं। रास्ते संकरे होने की वजह से अगर कभी कोई आपदा आती है तो राहत बचाव में काफी दिक्कत भी आ सकती है। इस वक्त हम शिमला के लोअर बाजार में हैं और यह काफ़ी भीड़-भाड़ वाला इलाका है। भूकंप की दृष्टि से यह काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर दिन भर लोगों की काफ़ी आवाजाही लगी रहती है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में दुकानें हैं। ऐसे में अगर भूकंप आता है तो यहाँ पर काफ़ी तबाही मच सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है परिवहन के लिए भी काफ़ी कम जगह है। गलियाँ यहाँ पर काफ़ी तंग है, जिससे जो है राहत व बचाव कार्य में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में दुनिया में जिस तरह टर्की की बात करें, वहाँ पर भूकंप ने काफ़ी तबाही मचाई हुई है, जिससे पूरी दुनिया आज दहल चुकी है। ऐसे में शिमला के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो भूकंप की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है, और यहाँ पर अगर भूकंप आता है तो जान माल का काफ़ी। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के लोग अक्सर भूकंप के डर से सहमे रहते हैं। पहाड़ी राज्य होने की वजह से बड़ा भूकंप हिमाचल के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जागरूकता और सतर्कता से भूकंप के दौरान नुकसान को न्यूनतम किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अधिक खतरे वाले इलाकों में भूकंप रोधी मकान बनाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस भूकंप की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील राज्य है और यह जोन 5 में आता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि अगर भूकंप आता है तो यहाँ पर काफ़ी तबाही मच सकती है। इस वक्त हम शिमला के बालूगंज में हैं और आप मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी पुरानी इमारतें हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ आसपास के क्षेत्र में हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि अगर भूकंप आता है और यह 7 के अनुपात से अधिक आता है तो ये भूकंप काफ़ी जानलेवा हो सकता है और काफ़ी तबाही मचाने वाला हो सकता है। जिसका एक कारण यह भी है कि यहाँ पर जो रास्ते हैं वो काफ़ी तंग है, जिससे जो है राहत व बचाव काम में जो है काफ़ी समय लग सकता है और लोगों को भारी जान व माल का नुकसान हो सकता है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से कमर। तो हमने कोशिश की कि हम आपको बता पाएं कि जब भूकंप आता है तो क्या होता है, कैसे उससे बचा जा सकता है, और हिमाचल और हरियाणा के लिहाज से भूकंप कितना खतरनाक हो सकता है। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार।